नमस्कार आप सभी लोगों का मैरिज एंड नॉमांस एस्ट्रोलॉजी क्लास में मैं आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया स्वागत करता हूं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एडवांस मैरिज एस्ट्रोलॉजी एंड नॉमांस एस्ट्रोलॉजी। नॉमांस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसे D9 चार्ट भी कुछ लोग बोलते हैं। पासकोड ग्रुप में दे दिया है, आप लोग ले लीजिए। ग्रुप में दिया है पासकोड, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द ग्रुप। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नॉमांस एस्ट्रोलॉजी। नॉमांस एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? जन्म कुंडली का नौवां भाग। D9, D9 एस्ट्रोलॉजी नौवां भाग। लगन 30 डिग्री के ऊपर कैलकुलेट होता है और नॉमांस कितना 3.20 डिग्री। 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.20 डिग्री। तो 3.20 डिग्री 3.20 डिग्री के ऊपर ये कैलकुलेशन होती है। D9 मतलब जन्म कुंडली का नौवां हिस्सा। रीना भाटिया जी, आपको ग्रुप का लिंक चाहिए? ग्रुप का लिंक आपके उसमें दे दिया है, ग्रुप में शेयर कर दिया है, आपको पर्सनली भी सेंड कर दिया है। रीना भाटिया जी, मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए, मेरे 222 वाले नंबर पे। मैं आपको, जिस किसी को ग्रुप का लिंक नहीं मिला या वो ज्वाइनिंग नहीं मिली, मैं दे देता हूँ। मेरे को पर्सनल पे पिंग कर दीजिए। नॉमांस के लिए, हाँ, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का नॉमांस एस्ट्रोलॉजी क्लास में मैं आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया स्वागत करता हूँ। नॉमांस के लिए स्टडी स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखना स्टार्ट करेंगे।
लिखिए नमांस मीनिंग नाइन्थ पार्ट, 9वां हिस्सा। तो लगन कुंडली 30 डिग्री का होता है, उसको 9 से डिवाइड किया, 30 डिवाइडेड बाई 9, 30 डिवाइडेड बाई 9 तो आ गया 3.20 डिग्री। क्या आ गया? 3.20 डिग्री। क्या आया? 3.20 डिग्री। तो लिखिए नमांस 3.20 डिग्री पे काम करता है। अब लिखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर मूव हो जाता है। 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर मूव होता है। तो 3.20 डिग्री इंटू 4 कितना आएगा? 300 के 12 डिग्री वो, और 20 डिग्री से और मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1 डिग्री के आसपास का रिजल्ट ये आ जाएगा, 1-1.5 डिग्री के आसपास। तो कितना आ गया? 13 मिनट, लगभग 13 मिनट, लगभग 13 मिनट के अंदर एक नमांस चेंज हो जाता है। लगभग 13 मिनट का डिफरेंस आते ही एक नमांस चेंज हो जाएगा। अब लिखेंगे नमांस का लगन क्या बताता है। नमांस का जो फर्स्ट हाउस है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नमांस क्या बताता है। व्हाट इज द नमांस? नमांस होता क्या है और नमांस को हम यूज क्यों करते हैं। व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ द नमांस। व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ द नमांस। नमांस लिखिए मैरिटल लाइफ की डिटेल स्टडी के लिए काम आता है। नमांस लिखिए मैरिटल लाइफ की डिटेल्ड स्टडी के लिए काम में आता है। सेकेंड थिंग, नमांस को आप लगन चार्ट की तरह भी रीड कर सकते हो। नमांस को आप लगन चार्ट की तरह भी रीड कर सकते हो। नमांस से किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट लाइफ की डिटेल भी कैलकुलेशन की जा सकती है।
जिस प्रकार से लगन से हम चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे नवमांस का लगन क्या बताता है। लिखिए नवमांस का लगन जन्म कुंडली के जिस भाव से बनेगा, जन्म कुंडली के जिस भाव से बनेगा, हमारी पूरी जिंदगी उस भाव के चारों तरफ घूमती है। जैसे समझने की कोशिश करना। मान लो मेष लगन की कुंडली ले ली, जनरल कोई भी कुंडली ली हमने, मेष लगन की कुंडली ले ली। तो मेष लगन की कुंडली लेने से क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का 8वां घर है, मेष लगन की कुंडली में 8वां घर, अब में वृश्चिक राशि आएगी 8 नंबर राशि। नवमांस कुंडली में 8 नंबर राशि का उसका लगन बन गया। नवमांस राशि में 8 नंबर राशि का उसका लगन बन गया। लगन कुंडली में 8वीं राशि 8वें भाव में आ रही है। नवमांस कुंडली में नवमांस कुंडली में 8 नंबर राशि उसका लगन बन गया। व्हाट विल हैपन देयर, उसकी व्यक्ति की पूरी जिंदगी 8वें भाव के चारों तरफ घूमेगी। 8वां भाव क्या है। 8वां भाव है बड़ी बीमारी। 8वां भाव है एस्ट्रोलॉजी। 8वां भाव है ओकल्ट साइंस। तो उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी उस 8वें भाव के चारों तरफ घूमेगी। वह व्यक्ति पूरी जिंदगी या तो एस्ट्रोलॉजी करेगा, या पूरी जिंदगी बीमार रहेगा, या किसी वजह से बीमारी के चारों तरफ चक्कर काटने पड़ेंगे। मतलब बीमारी या पैतृक संपत्ति या ओकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी के चारों तरफ पूरी जिंदगी कटेगी उसकी। सुबह से शाम तक उसकी एक्टिविटीज का जो निचोड़ निकलेगा वो होगा 8वां भाव। तो जन्म कुंडली में नवमांस इतनी बड़ी चीज बताता है। आगे चलते हैं। मतलब जिसके 8वें भाव का लगन बन जाए वो व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। इतना शॉर्ट में समझ लीजिए। अब आगे समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का 10वां घर 10th हाउस, 10वां हाउस यदि नवमांस कुंडली का लगन बन जाए तो क्या होगा। पूरी जिंदगी कमाई 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 कमाई। कितना कमाऊं, कहां से कमाऊं और कैसे कमाऊं, बस
अब लिखो, यदि किसी की जन्म कुंडली का 7वां घर उसका लगन बन जाए, 7वां घर नवमांस बन जाए, किसी ने पूछा है नमांस का मतलब क्या होता है। कुछ लोग, जो लोग इसके वैदिक से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको नमांस का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की ये जन्म कुंडली है, ये लगन कुंडली हो गई, ये आपकी चलित कुंडली होगी, ये नवमांस कुंडली होगी। नवमांस जीवन साथी D9 वर्क 9 के नाम से जाना जाता है। दिख गया, समझ गया। तो ये लगन कुंडली की तरह ही इसको रीड करते हैं, और इसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती है जो आप समझ भी नहीं सकते। आगे चलो। यदि जन्म कुंडली का 10वां भाव का हो जाए तो पूरी जिंदगी कमाई कमाई कमाई, पैसा पैसा पैसा, इसके चारों तरफ पूरी जिंदगी लगा देगा। अच्छा, एक दो व्यक्ति क्वेश्चन आंसर में लगातार लगे हुए हैं, प्लीज क्लास डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज रिमूव कर दी जाएगी। क्योंकि क्लास दी जाए या आपके चैटिंग का आंसर दिया जाए, दोनों में से एक ही चीज कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़े हो, थोड़ा सा समझदारी से काम करो। आगे चलते। अब यदि किसी की जन्म कुंडली का 7वां घर उसका नवमांस का लगन बन जाए तो क्या होगा? पूरी जिंदगी बीवी के चारों तरफ काट देगा। उठेगा तो बीवी, सोएगा तो बीवी, काम में बिजनेस में जाएगा तो बीवी, उसे वाइफ के अलावा और कोई नजर ही नहीं आएगा। अब ऐसा दो स्थिति में होता है, या तो बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, या बीवी बहुत ज्यादा परेशान करती है। दोनों स्थितियों में ये कंडीशन होती है। तो जन्म कुंडली का 7वां घर यदि उसका नवमांस बन रहा है, तो पूरी 7वें घर पे पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 7वां घर क्या होता है? 7th हाउस, वाइफ। 7th हाउस, वाइफ। 7th हाउस का मतलब है वाइफ। वाइफ पूरी जिंदगी वाइफ के चारों तरफ घूमेगी, या पूरी जिंदगी ये समझ लीजिए उस व्यक्ति की बिजनेस के चारों तरफ घूमेगी। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। ये देखिए, ये किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझा देते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा समझ आ जाए। ये देखिए, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली है, तो अब उसकी जन्म कुंडली का ये 7वां भाग जो है नवमांस कुंडली का लगन बन जाए। मान लीजिए
तो क्या होगा, पूरी जिंदगी उसकी सातवें घर के ऊपर निकलेगी। व्हाट इज द सेवंथ हाउस? सेवंथ हाउस इज द मैरिज, वाइफ एंड बिजनेस। उसकी जिंदगी बिजनेस या वाइफ के चारों तरफ ही निकलेगी। उसे 24 घंटे बिजनेस के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसे 24 घंटे बीवी के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी वाइफ के और बिजनेस के चारों तरफ घूमेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी 5 नंबर है, तो यदि उसकी कुंडली का 5वां लगन आ जाए, ये 10वें भाव में कौन सी राशि है? 5 नंबर राशि। 5 नंबर राशि यदि नामांश का लगन बन जाए तो उसकी पूरी जिंदगी इनकम के चारों तरफ घूमेगी। मतलब हर समय इनकम इनकम इनकम, सोएगा तो इनकम, बैठेगा तो इनकम, भागेगा तो इनकम। 24 घंटे पैसा पैसा पैसा, इनकम कमाने और ऑफिस जाने, ऑफिस और इनकम के चारों तरफ पूरी जिंदगी। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 11 नंबर का उसका लगन बन जाए। 11 नंबर मतलब चौथे भाव में जो राशि आ रही है वो राशि उसका लगन बन गया। तो चौथा भाव क्या है? गाड़ी मकान। चौथा भाव किस चीज का है? गाड़ी का और मकान का। चौथा भाव किस चीज का है? गाड़ी का और मकान का। तो अब यहां पे देखेंगे 4 नंबर हाउस के अंदर जो राशि आ रही है, यहां पे सर्कल देखिए। 4 नंबर हाउस के अंदर जो राशि आ रही है, उस राशि को हमने इसका लगन बना दिया। तो व्हाट्स हैपन नाउ? ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को जैसे ही 4 नंबर का इसका लगन, 4 नंबर नमाज का लगन बनाएगा, अब इसकी पूरी जिंदगी कहां पे घूमेगी? गाड़ी और मकान के ऊपर। मतलब लाइफ टाइम गाड़ी मकान खरीदना, लाइफ टाइम गाड़ी मकान बेचना, यही 2-4 चीजें जिंदगी भर चलती रहेगी। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए 5वां घर इसका लगन बन जाए। 5वां घर इसका लगन बन जाए। ये 5वां घर बन गया लगन। नाउ व्हाट विल हैपन?
पूरी जिंदगी उसकी संतान के चारों तरफ या पढ़ाई के चारों तरफ निकाल देगा। पांचवा घर जैसे ही उसका लगन बनेगा, पूरी जिंदगी वो व्यक्ति संतान के चारों तरफ या एजुकेशन के चारों तरफ, इन सब चीजों के चारों तरफ निकाल देगा। आगे चलते हैं। यदि ये मान लो छठा भाव उसका लगन बन जाए तो छह नंबर यदि उसका लगन बन जाए, व्हाट विल हैपन देयर? पूरी जिंदगी रोग ऋण और शत्रुओं के बीच में निकाल देगा। पूरी जिंदगी छठे भाव लोन 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 लोन, रोग ऋण और शत्रुओं के बीच में निकाल देगा। पूरी जिंदगी छठा भाव आ गया, तो अब उसकी लाइफ को गवर्न जो करेगा छठा भाव करेगा। छठा भाव उसकी लाइफ को डोमिनेट करेगा। मतलब जहां गाड़ी मकान हो रहे थे चौथे भाव से, पांचवें भाव से एजुकेशन संतान हो रही थी, और छठे भाव पूरी जिंदगी लोन 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 लेना और चुकाना, रोग ऋण शत्रु, शत्रुओं से झगड़ना, कोर्ट केस कचहरी लिटिगेशन, यही सब में पूरी जिंदगी निकाल देगा यदि छठा भाव उसका लगन बन जाएगा तो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यदि ये मान लीजिए सातवां भाव उसका लगन बन जाए तो व्हाट विल हैपन देयर? पूरी जिंदगी उसे बीवी के चारों अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। पूरी जिंदगी बीवी के चारों तरफ निकल जाएगी। अब इसके दो कारण होते हैं, या तो बीवी बहुत अच्छी मिल जाए या बहुत बुरी मिल जाए। बहुत अच्छी मिल जाएगा तो बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, प्यार मोहब्बत अच्छी रहेगी, सुबह शाम बीवी को याद करेगा, जहां भी होगा वाइफ को याद करेगा। और बुरी मिल जाएगा तो इतना वो परेशान करेगी तब भी याद करेगा। तो निकलनी तो पूरी जिंदगी वाइफ के चारों तरफ है। तो एक नजर में हमें ये देखना है कुंडली हॉरोस्कोप खोलते ही कि नामांश जो बन रहा है वो कौन से भाव से बन रहा है। यहाँ पे 2 नंबर लगन यदि बन गया, सातवें भाव में जो राशि है वो राशि नामांश का लगन बन गया, तो सातवां भाव किसका होता है? बीवी का और बिजनेस का। पूरी जिंदगी बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ब्रेकफास्ट भी बिजनेस की टेबल पे ही, लंच भी बिजनेस की टेबल पे ही, और डिनर भी बिजनेस की टेबल पे ही। बिजनेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। आगे चलते हैं। यदि इमेजिन करो आठवां भाव इसका लगन बन जाए तो पूरी जिंदगी आठवें भाव के चारों तरफ घुमा देगा। आठवां भाव क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी। आठवां भाव क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी। आठवां भाव क्या है? ओकल्ट साइंस। आठवां भाव क्या होता है? लंबी बीमारी, कोई ना कोई ऐसी बीमारी जिससे पीड़ित रहेगा। तो आठवां भाव यदि लगन बन गया तो विद इन 1 मिनट आप ये कहोगे कि उस व्यक्ति को लंबी बीमारी होगी, उस व्यक्ति को लंबी बीमारी होगी, या फिर एस्ट्रोलॉजी करेगा वो।
एस्ट्रोलॉजी के चारों तरफ जिंदगी घुमाएगी। अब देखेंगे यदि नवा भाव उसका लगन बन गया तो नवे भाव में क्या राशि आ रही है? 4 नंबर राशि। ये 4 नंबर राशि आ गई। तो यहाँ पर 4 नंबर राशि, नवे भाव की राशि, नवे भाव को इसका लगन बनाया तो हमारे क्या समझ में आया? नवा भाव क्या है? नवा भाव इसका भाग्य है, तो उस व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। उस व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होगी। नवा भाव क्या है? नवा भाव एस्ट्रोलॉजी है। नवे भाव से भी एस्ट्रोलॉजी देखते हो, धर्म यात्रा देखते हो, पिता देखते हो, तो पिता, धर्म और भाग्य के चारों तरफ उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। यदि नवे भाव को लगन बनाएंगे तो आगे देखते हैं। दसवां भाव यदि इसका लगन बन जाए तो क्या होगा? पूरी जिंदगी कमाई 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 कमाई, इनकम चारों तरफ निकल जाएगी। 10वें भाव में सिंह राशि आ रही है, यही सिंह राशि लगन में आ जाएगी तो क्या होगा? पूरी जिंदगी कमाई के चारों तरफ निकलेगी। अब चलते हैं 11वें भाव पे। तो 11वें भाव में जो राशि आ रही है, छह नंबर राशि। छह नंबर राशि उसका लगन बन जाए तो व्हाट विल हैपन? इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट करेगा। इन्वेस्टमेंट करेगा और प्रॉफिट करेगा। पूरी लाइफ इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, इच्छा पूर्ति के बारे में सोचता रहेगा, प्रॉफिट के बारे में। अब मान लीजिए 12 नंबर उसका लगन बन जाए तो 12वें भाव में जो राशि आ रही है, यहाँ पे तुला राशि आ रही है, तो यदि तुला राशि इस व्यक्ति का लगन बन जाए तो व्हाट विल हैपन देयर? इस व्यक्ति की पूरी जिंदगी खर्चे और विदेश यात्रा के ऊपर पूरी जिंदगी निकलेगी। खर्चे और विदेश यात्रा के ऊपर ही पूरी जिंदगी निकलेगी। अब आगे चलते हैं, नया टॉपिक पकड़ते हैं। ये नवमांश का आपको छोटा सा रूप दिखाया था। 1 2 3, यदि लगन ही लगन बने तो पूरी जिंदगी अपने अपने ऊपर फोकस करेगा। लगनेश ही लगने लगन बन जाए नवमांश का तो पूरी जिंदगी अपने ऊपर फोकस करेगा। 2 नंबर भाव का लगन बन जाए नवमांश का तो पूरी पूरी जिंदगी हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसा है कैसा, पैसे के चारों तरफ जिंदगी घूमती रहेगी और अपनी सेविंग बढ़ाने के चक्कर में लगा रहेगा। वो कितना पैसा बचाया जाए और कैसे बचाया जाए, ऐसे लोग कंजूस प्रकृति के थोड़े होते हैं।
और 3 नंबर का भाव का लगन बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ मशीन की तरह बन जाएगी। 24 घंटे भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ मशीन की तरह। 24 घंटे मशीन की तरह भाग दौड़ करेगा, लगा रहेगा। एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग कह सकते हो। 3 नंबर का लगन यदि नमांस का लगन बन जाए तो ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग। ये अभी हमने जन्म कुंडली के 12 के 12 भावों के घुमा करके आप लोगों को समझाया। अब आगे और चलते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। लिखिए, गुड मैरिटल लाइफ और बैड मैरिटल लाइफ कैसे चेक करेंगे। किसी की जन्म कुंडली से गुड मैरिटल लाइफ और बैड मैरिटल लाइफ कैसे चेक करेंगे। पहली चीज लिखेंगे, लगन कुंडली का शुक्र ग्रह चेक करेंगे। शुक्र ग्रह कैसा है। लगन कुंडली का शुक्र ग्रह चेक करेंगे, सप्तम भाव चेक करेंगे, सप्तमेश चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे ये लिख लीजिए। लगन कुंडली का मैरिटल लाइफ गुड और बैड। लगन कुंडली का शुक्र ग्रह चेक करेंगे। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में राहु और केतु के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। पहली चीज, जन्म कुंडली का शुक्र ग्रह राहु और केतु के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जन्म कुंडली का सातवें घर में, जन्म कुंडली के सातवें घर में राहु केतु सूर्य जन्म कुंडली के सातवें घर में राहु केतु सूर्य शनि ये ग्रह पॉजिटेड नहीं होनी चाहिए। न शनि होना चाहिए, न राहु न केतु। शनि राहु केतु सूर्य, ये चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के सातवें घर में नहीं होना चाहिए। होगा तो इट विल क्रिएट द मेंटल प्रॉब्लम। नेक्स्ट चेक करेंगे, जन्म कुंडली में सातवें घर का मालिक किसी शत्रु ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। जन्म कुंडली में सातवें घर का मालिक जन्म कुंडली में जन्म कुंडली में सातवें घर का मालिक किसी शत्रु ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे सातवें घर का मालिक मान लीजिए सूर्य है, सिंह राशि आ रही है, तो सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो शनि राहु केतु के साथ नहीं होना चाहिए।
जन्म कुंडली में 7वें घर में कौन सी राशि आ रही है? सिंह राशि आ रही है, सूर्य की राशि। तो ये देखना चाहिए वो सूर्य की सिंह राशि 7th हाउस में पॉजिटेड नहीं होनी चाहिए। जन्म कुंडली में 7वें घर में सिंह राशि आ रही है, वो सिंह राशि कुंडली के 12 के 12 भाव में सिंह राशि का मालिक सूर्य, शनि राहु केतु के साथ न युति हो, न दृष्टि हो, न लिंक हो। यदि इन तीनों में से कोई भी होता है, शत्रु ग्रह के साथ 7वें घर का मालिक पाया जाता है, तो देयर विल बी मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम। 7वां घर हो गया, 7वें घर का मालिक हो गया। शुक्र देखा हमने, शुक्र राहु और केतु के साथ नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है, ये तीनों चीजें, लगन कुंडली में तो चेक करते ही करते हैं, यही तीनों चीजें नवमांस में भी चेक करते हैं। नवमांस में 7वें घर में शनि राहु केतु और सूर्य नहीं पॉजिटेड होना चाहिए। जन्म कुंडली में 7वें घर का जो मालिक है शत्रु ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। नवमांस कुंडली में भी यही चेक करना है। नवमांस कुंडली में 7वें घर में सूर्य शनि राहु केतु नहीं पॉजिटेड हो, और नवमांस कुंडली में शुक्र ग्रह राहु और केतु के साथ लिंकअप नहीं होना चाहिए शुक्र का। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह का राहु केतु के साथ लिंक ना हो, और शुक्र ग्रह राहु और केतु के साथ लिंकअप नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी लिंकअप पाया जाता है तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नवमांस के द्वारा। अब बात आती है नवमांस में कैसे चेक करें कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम कितनी है। गुड या बैड मैरिटल लाइफ हमने देख लिया। जी, राहु केतु की भी एस्पेक्ट आपको माननी है। सातवें घर या सातवें घर के मालिक के ऊपर से, सातवां घर या सातवें घर के मालिक के ऊपर से जन्म कुंडली में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सप्तमेश जो है शत्रु ग्रह के साथ ना हो, सप्तम भाव में सूर्य शनि राहु केतु ना हो, सेकंड शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में राहु केतु के साथ ना हो। यदि होगा तो देयर विल बी मैरिटल लाइफ इश्यू। यहाँ पे ये क्लियर हो गया नवमांस के द्वारा कैसे चेक करेंगे मैरिटल लाइफ गुड है बैड है, हाउ वी विल चेक, दिस इज सॉर्ट आउट, दिस प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट। नेक्स्ट चलेंगे नवमांस कुंडली के द्वारा प्रोफेशन चेक करना। नवमांस कुंडली के द्वारा प्रोफेशन चेक करना। नवमांस कुंडली में एस्पेक्ट भी मानेंगे, लॉर्डशिप भी मानेंगे, सब कुछ वैसे ही मानेंगे जैसे लगन कुंडली होती है। तो अभी क्या टॉपिक है, नवमांस कुंडली के द्वारा प्रोफेशन चेक करना। तो नवमांस कुंडली में यदि व्यक्ति रिच है तो 9, 10, 11, 12 हाउसेज में यदि 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट आ गए तो दैट पर्सन कैन बी रिच।
नवमांश कुंडली के द्वारा प्रोफेशन चेक करना। देखिए, यदि 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट यदि 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट यदि 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट नवमांश कुंडली में तीन या 3 से ज्यादा प्लैनेट यदि नवमांश कुंडली में 9, 10, 11 भाव में बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति के साथ पैसे की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आगे लिखेंगे, नवमांश कुंडली के द्वारा नौवें घर, 10वें घर, 11वें घर पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उन प्लैनेट का प्रोफेशन हो सकता है। 9, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 11 इन भावों पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है उनका प्रोफेशन हो सकता है। 9, 10, 11 भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उनका प्रोफेशन हो सकता है, या 9, 10, 11 भाव में 9, 10, 11 भाव में जो प्लैनेट बैठे होंगे उनका प्रोफेशन हो सकता है, या 9, 10, 11 भाव में जिन ग्रह की राशि आ रही उनका प्रोफेशन हो सकता है। 9, 10, 11 प्लस पेस, पेस मतलब पोजीशन, 9, 10, 11 भाव में जिन ग्रह की पोजीशन हो, एस्पेक्ट 9, 10, 11 भाव में जिन ग्रह की एस्पेक्ट हो, कंजक्शन 9, 10, 11 भाव में जिन ग्रह की कंजक्शन हो, ई ई ई मतलब एक्सचेंज, 9, 10, 11 भाव पे से जिस ग्रह का एक्सचेंज हो तो उन ग्रहों का प्रोफेशन वह व्यक्ति करेगा। अब आगे बात आती है, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि 9, 10, 11 भाव में 4 या 5 प्लैनेट आ गए तो क्या 4 और 5 प्लैनेट का वह व्यक्ति प्रोफेशन करेगा? तो इसका क्वेश्चन ये है, जो प्लैनेट कमजोर होता है, वीक होगा, पीड़ित होगा, उसको निकाल करके बाहर कर देंगे। जो प्लैनेट कमजोर होगा, वीक होगा, उस प्लैनेट को निकाल करके बाहर कर देंगे। जो प्लैनेट स्ट्रांग होगा उसको लेकर के रखें। जो प्लैनेट स्ट्रांग होगा उसको एक तरफ रख दीजिए और जो वीक होगा उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। तो लास्ट मूवमेंट पे दो प्लैनेट बढ़ जाएंगे, 1 या 2 प्लैनेट बढ़ जाएंगे तो व्यक्ति उसी प्लैनेट का प्रोफेशन करेगा। आगे चलते हैं। 9, 10, 11 से पैस कर लिया, पैस से हमें यह पता लग गया कि व्यक्ति किसका प्रोफेशन करेगा। मैरिटल लाइफ का पता चला हमें नवमांश के द्वारा कि किसी व्यक्ति की मैरिटल लाइफ अच्छी है या बुरी है, ये पता लग गया। अब लिखेंगे धन योग। नवमांश के द्वारा कैसे पता लगेगी यह कुंडली रिच पर्सन की है या व्यक्ति के पास ठीक ठाक पैसा है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नवमांश कुंडली से और डिफरेंट चीजें निकालते हैं। प्रोफेशन निकाला हमने, मैरिज निकाला हमने। अब लिखेंगे हाउ टू चेक द फॉरेन ट्रेवल फ्रॉम द हेल्प ऑफ द D9 चार्ट। D9 चार्ट के द्वारा प्रोफेशन
फॉरेन ट्रेवल किस प्रकार से देखा जाए? D9 चार्ट के द्वारा फॉरेन ट्रेवल कैसे देखा जाए? चलो रिच बता देते पहले। धनयोग लिखो, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9वें घर का लॉर्ड, 10वें घर का लॉर्ड, 9वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक कुंडली में कहीं भी कंजक्ट होके बैठा हो। देखो, जन्म कुंडली में 9वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक और ये सभी प्लैनेट जन्म कुंडली में 9वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक, 9, 10, 11, 9, 10, 11 और सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा धनयोग है। If these all are connecting, जन्म कुंडली में 9वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक और सेकंड हाउस का लॉर्ड आपस में कनेक्टेड हो तो ये बहुत बड़ा धनयोग हो जाएगा। एक और धनयोग लिखेंगे, यदि जन्म कुंडली में 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड यदि ये सभी जन्म कुंडली के नेटल चार्ट के शुक्र और शनि से जाकर के लिंक कर दे, तो ये बहुत बड़ा धनयोग होगा। आगे चलते हैं, यदि जन्म कुंडली में 9, 10, 11 और सेकंड लॉर्ड यदि शुक्र और शनि से मिल जाए, नेटल चार्ट के शुक्र और शनि से मिल जाए, 9, 10, 11 और सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि नेटल चार्ट के शुक्र और शनि से नवमांश में मिल जाए, ये सब कंडीशन आपको नवमांश में चेक करनी है। नवमांश में मिल जाए तो व्हाट विल हैपन, सीधा करोड़पति अरबपति का योग होता है। सीधा करोड़पति अरबपति का योग होता है। आगे चलते हैं, जब जन्म कुंडली में धन के भाव के मालिक 2, 10, 11, 2, 10, 11 जब जन्म कुंडली के त्रिकोण से मिल जाए, 1, 5, 9 से मिल जाए, जब जन्म कुंडली में धन के घर का मालिक 2, 9, 10, 11 का मालिक जन्म कुंडली के त्रिकोण से मिल जाए, 1, 5, 9 से मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जन्म कुंडली में 2, 9, 10, 11 का मालिक जन्म कुंडली के त्रिकोण से मिल जाए तो बहुत बड़ा धनयोग होगा। 1, 5, 9 से मिल जाए तो बहुत बड़ा धनयोग है। आगे बात करते हैं, जब जन्म कुंडली के 9वें घर और 10वें घर का लॉर्ड, जब जन्म कुंडली के 9वें घर और 10वें घर का लॉर्ड जन्म कुंडली के शुक्र और शनि से मिल जाए, जब जन्म कुंडली के 9वें घर का लॉर्ड और 10वें घर का लॉर्ड
जब जन्म कुंडली के शुक्र और शनि से मिल जाए तो ये सीधा करोड़पति का तो ये जन्म कुंडली का बहुत बड़ा धनयोग हो गया, सीधा करोड़पति अरबपति का योग है। अब देखेंगे अब देखेंगे ये सारी चीजें नमांश में चेक करनी। अब देखेंगे कि नमांश के द्वारा कैसे पता चलेगा कि इस कुंडली में डिले मैरिज है। लिखेंगे जब सातवें घर पर शनि राहु और केतु और मंगल का प्रभाव हो तो डिले मैरिज हो जाएगी। जब सातवें घर पर शनि राहु केतु और मंगल का प्रभाव हो तो डिले मैरिज हो जाएगी। जब जन्म कुंडली के सातवें घर के ऊपर शनि राहु केतु और सूर्य मंगल का प्रभाव हो जब जन्म कुंडली के सातवें घर पर शनि राहु केतु और सूर्य मंगल का प्रभाव हो तो इट्स डिले मैरिज। दूसरा डिले मैरिज का रीजन लिखो शनि और शुक्र का लिंक। जब जन्म कुंडली के शुक्र और शनि का लिंक नवमांश कुंडली में आ जाए, जब शुक्र और शनि का लिंक नवमांश कुंडली में आ जाए, देखिए शुक्र मैरिज का कारक है, शनि डिले का कारक है। शुक्र मैरिज का कारक है, शनि डिले का कारक है। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उस व्यक्ति की डिले मैरिज होनी ही होनी है। तो शुक्र और शनि इफ शुक्र और शनि आर लिंक इन द नवमांश horoscope, then that is the indicate the delay marriage. अब हेडिंग डालिए डाइवोर्स या डाइवोर्स। यदि नवमांश कुंडली में सातवें घर के ऊपर शनि राहु केतु या सूर्य ग्रह का प्रभाव हो तो ये बैड मैरिटल लाइफ इंडिकेट करता है। तो ये बैड मैरिटल लाइफ इंडिकेट करता है। इन चारों ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ यदि शुक्र भी जन्म कुंडली में राहु और केतु से लिंक है,
सातवें घर पे चारों ग्रह का प्रभाव है। पहला शनि, राहु, केतु या सूर्य। इन चार में से एक का प्रभाव हो, दो का हो, तीन का हो, चार का हो, कितने का भी प्रभाव हो, मेटल लाइफ प्रॉब्लम आ गई। इनके साथ साथ शुक्र ग्रह भी राहु या केतु से लिंक है नमांस कुंडली में। शुक्र भी राहु या केतु से लिंक है। और सातवें घर में जो राशि है उसका मालिक भी बुरा बैठा हुआ है। सातवें घर में जो राशि है उसका मालिक भी जन्म नवमांस कुंडली में बुरा बैठा हुआ है। तो इट ऑल्सो इंडिकेट द मेटल लाइफ प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, डाइवोर्स। तो यहां पर हमें तीन चीजें हमने ली। एक सातवां भाव लिया, एक सातवें भाव का मालिक लिया, एक शुक्र लिया। तीनों को 33 परसेंटेज दे दो। तीन में से यदि एक खराब है तो मेटल लाइफ चल जाएगी। तीन में से दो या तीन खराब हो, तीन में से दो या तीन खराब हो तो वहां पे डाइवोर्स के चांसेस हो जाते हैं। या दो खराब हो तो बहुत ज्यादा कष्टदायक मेटल लाइफ होती है। और तीन में से ढाई या ढाई खराब हो या तीन खराब हो तो वहां पे देयर आर चांसेस ऑफ द डाइवोर्स। क्लियर? तो हमने बैड मेटल लाइफ ली, गुड मेटल लाइफ ली, और डाइवोर्स लिया, डिले मैरिज लिया। डिले मैरिज लिया। बैड मेटल लाइफ ली, गुड मेटल लाइफ ली, और डाइवोर्स लिया, डिनाइल भी लिया। ये सब चीजें हमने नामांस के द्वारा देखने की कोशिश करी। अब लिखिए व्हेन विल बी मैरिज, शादी कब होगी ये हम कैसे देखते हैं। शादी कैसे होगी, कब होगी, ये हम जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं। लिखो जन्म कुंडली का सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश और शुक्र। जन्म कुंडली का सप्तमेश, शुक्र और सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र और सप्तम भाव जन्म कुंडली का सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र जब इनके ऊपर से गोचर में गुरु और शनि एक साथ निकलते हैं। गोचर में गुरु और शनि एक साथ निकलते हैं। इनके ऊपर से गोचर में गुरु और शनि एक साथ निकलते हैं। सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र, सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र, जब इन तीनों के ऊपर से गुरु और शनि एक साथ निकलते हैं, इसे डबल गोचर बोलते हैं। और उस समय शादी का योग बनता है। उस समय शादी का योग बनता है। अब लिखिए उसी डबल गोचर के टाइम पे, उसी डबल गोचर के टाइम पे
जो ग्रह दशा है दोबारा से आराम आराम से समझाता हूं। जन्म कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं बैठा होगा, सातवें घर का मालिक कहीं ना कहीं बैठा होगा और सातवां घर होगा। गुरु कहीं भी गोचर में घूम रहा होगा, वो घूमता हुआ गुरु इन तीनों में से कहीं से भी टकराए, शुक्र से टकराए, सातवें भाव से टकराए या सातवें भाव के मालिक से टकराए। ऐसे ही शनि कहीं ना कहीं घूम रहा होगा गोचर में घूमता हुआ शनि सप्तम भाव से टकराए, सातवें भाव के मालिक से टकराए और शुक्र से टकराए। इन तीनों में से किसी से भी टकराए शनि और गुरु जब दोनों, तो इसे बोलते हैं डबल गोचर। ये शादी इस समय शादी होती है, इस समय मैरिज होती है। दूसरा, सेम उसी डबल गोचर के टाइम पे सेम उसी डबल गोचर के टाइम पे, मतलब उस जिस समय गुरु और शनि सेम डबल गोचर कर रहा है उसी टाइम पे ग्रह दशा, ग्रहों की दशाएं, जो उसकी दशा चल रही है वो या तो शुक्र की हो या राहु की हो या सातवें भाव में बैठे हुए प्लानेट की हो या सातवें भाव के मालिक की हो। चारों चार, शुक्र की, राहु की, सातवें भाव में बैठे हुए मालिक की, सातवें भाव में बैठे हुए प्लानेट की, सातवें भाव में बैठे हुए प्लानेट की या सप्तमेश की। शुक्र सातवां भाव सप्तमेश, शुक्र सातवां भाव सप्तमेश, ये तीन चीजें ही मेन चीज है मैरिज के लिए। शुक्र सातवां भाव सप्तमेश या राहु, राहु को भी ब्याहु बोलते हैं। ग्रह दशा भी इनकी चल रही है, सातवां भाव सातवें भाव के मालिक की या शुक्र, तो उस समय व्यक्ति की उस समय व्यक्ति की मैरिज होगी। क्लियर? एक और अच्छा सा रूल लिखिए, व्हेन द लव मैरिज, किसी व्यक्ति की लव मैरिज कब होती है? सबसे पहले ये समझिए, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द लव। लव कहां से देखते हैं? जन्म कुंडली में पांचवें घर से लव देखते हैं। पांचवा भाव जब किसी का, पांचवें भाव से लव देखते हैं। पांचवें भाव से लव देखते हैं। तो चलिए लव मैरिज को थोड़ा सा हटा दीजिए, पहले ये लिखे, किसी व्यक्ति को लव कब होता है, व्हेन विल बी लव।
लिखिए जब गोचर में गुरु और शनि दोनों एक साथ, जब गोचर में गुरु और शनि दोनों एक साथ पांचवें भाव या पांचवें भाव के मालिक के ऊपर से गोचर करते हैं, जब जन्म कुंडली में गुरु और शनि दोनों एक साथ जब जन्म कुंडली में गुरु और शनि दोनों एक साथ पांचवें भाव या पांचवें भाव के मालिक के ऊपर से गोचर करते हैं, उस समय किसी व्यक्ति को किसी से लव होता है। दिस इज कॉलिंग ट्रू लव, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज इंडिकेटर ऑफ द ट्रू लव। इसके साथ साथ उसकी कुंडली में प्रॉमिस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो गुरु शनि तो 30 साल में 3 बार तो निकलेगा निकलेगा, ऐसा नहीं कि 3 बार लव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब उसकी कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। हाउ टू चेक द प्रॉमिस, देखिए हाउ टू चेक द प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे चेक करोगे? सबके गुरु शनि निकलने लग जाए तो 30 साल में 3 बार, मतलब एक साल से लेकर 30 साल में 3 बार हो जाएगा, और 31 साल से 60 बार 3 हो जाएगा, मतलब 6 बार लव हो गया जिंदगी में। वो लव थोड़ी और टाइम पास हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए पहले आपको प्रॉमिस देखना पड़ेगा। यू हैव टू चेक द प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे चेक करेंगे? देखिए लिखो जब जन्म कुंडली में पांचवें भाव या पांचवें भाव के मालिक से गुरु और शनि का आपके नेटल चार्ट में लिंक हो। आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली में अरे भाई मल्टीपल मैरिज कहां से आ गए? जो पढ़ा रहे हो उसी पे ध्यान रखा करो। कुछ लोग भागने लग जाते, पहले एक शादी तो निभा लो, चार चार निभाने के लिए कहाँ चले? पांचवें भाव या पांचवें भाव के मालिक से गुरु और शनि का नेटल चार्ट में कनेक्शन। पांचवा भाव या पांचवें भाव के मालिक से जब जन्म कुंडली में गुरु और शनि का लिंक हो तो उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी न कभी लव होगा। कैसे हो? जैसे किसी का गुरु पांचवें में बैठ जाए तो लिंक बन गया, गुरु नौवे में बैठ गया तो लिंक बन गया, गुरु किसी का तीसरे घर में बैठ जाएगा तब भी लिंक बन गया। क्यों? तीसरे घर में गुरु बैठ के नौवे घर को देखता है, और पांचवा और नौवा दोनों लव के कारक है। लिख लो फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस बोथ हाउस आर द कारक ऑफ द लव। क्यों? भयात भावम, एक लाइन लिखेंगे, भयात भावम के नियम अनुसार पांचवे का पांचवा नौवा हाउस होता है। तो गुरु तीसरे में बैठे, गुरु पांचवे में बैठे, गुरु नौवे में बैठे, यहाँ पे प्रॉमिस बन गया। गुरु 1 5 9 या थर्ड हाउस, यहाँ पे प्रॉमिस बन गया कि दिस विल हैपन इन हिज लाइफ। लाइफ में एक बार उसको ट्रू लव जरूर होगा। अब प्रॉमिस बन गया, नेटल चार्ट में प्रॉमिस बन रहा है। अब ये प्रॉमिस फ्रूटफुल कब होगा? लिखिए लव का प्रॉमिस फ्रूटफुल कब होगा? अभी लव पे आए, लव मैरिज पे नहीं आए, ध्यान रखना। देखिए जब गुरु और शनि पांचवें या नौवे के ऊपर से गोचर करेंगे, या इसको गोचर में देखेंगे। जब गुरु और शनि पांचवें या नौवे के ऊपर से गोचर करेंगे या इसको देखेंगे।
तो उस समय उसको ट्रू लव होगा। क्लियर? चलो अभी लव पे कहानी छोड़ देते हैं, लव मैरिज क्लास में करेंगे, ठीक है? लव मैरिज का भी एक छोटा सा रूल लिख लो। जब किसी की कुंडली में 5th हाउस और 7th हाउस दोनों का कनेक्शन हो, 5th हाउस और 7th हाउस दोनों का कनेक्शन हो, तो उस व्यक्ति की लव मैरिज हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी क्वेरी, जब 7th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन हो तो लव मैरिज हो जाती है। ठीक है, अभी क्लास को वाइंड अप करेंगे, काफी टाइम हो गया, 11 बज गए। इसके डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। कोर्स का नाम है एडवांस मैरिज एंड नमाज। एडवांस मैरिज फीस है इसकी 897। कोर्स कंटेंट मैरिज के बारे में पूरा डिटेल में है। फीस के लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं मेरे अपने ही नंबर पे, जिस नंबर पे आप बात कर रहे हैं। मैरिटल लाइफ गुड और बैड? कंटेंट लिख लीजिए, मैरिटल लाइफ गुड बैड, अर्ली मैरिज, टाइमली मैरिज। गुड या बैड मैरिज?
टाइमली मैरिज, डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स, गुड मैरिज, बैड मैरिज, टाइमली मैरिज, डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स, when will be marriage, love marriage, matchmaking, और मेन चीज इवेंट ऑफ द ईयर, इवेंट ऑफ द मंथ, इवेंट ऑफ द डे। ये सब कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इवेंट मतलब मैरिज, डाइवोर्स, डिले मैरिज, ये सारी घटनाएं कैसे करते हैं। और सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर भूल गए, नोमांस, डिटेल्ड नोमांस, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ नोमांस। ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में समझाई जाएगी। और क्लास भी होपफुली कल से ही स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आप लोग एडमिशन करा दीजिए। फीस 897 रहेगी, 897 रुपीज। इस नंबर पे गूगल पे या पेटीएम करके दे दीजिए। जिसको अकाउंट डिटेल चाहिए, ग्रुप में अकाउंट डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने ये सारी डिटेल नोट कर ली होगी। ठीक है, आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट देख करके एडमिशन करा सकते हैं। क्लास का टाइमिंग रात को 9 बजे से रहेगा, 9 सवा 9 बजे टाइमिंग रहेगा। 9:15 to 10:15 मान लीजिए। ठीक है, सवा 9 बजे से सवा 9 10 बजे तक का आप लोगों का टाइमिंग रहेगा। जिसको एडमिशन कराना है वो ग्रुप में स्क्रीनशॉट पेमेंट का करा दे, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग ग्रुप के अंदर अपना फीडबैक शेयर करेंगे, आप लोगों को क्लास कैसे लगी। थैंक यू। वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। टोटल 5 डेज का क्लास होगा, टोटल 5 डेज का क्लास होगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।